हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व करेंगे करंट अफेयर और ये करंट अफेयर हम सॉल्व करेंगे समसामयिक क्रॉनिकल मैगजीन से। ये पतली वाली मैगजीन है और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितने सारे टॉपिक दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हो गए हैं उनके लिए, यानी कि यूपी पीसीएस आरओ के लिए मॉक टेस्ट दिया हुआ है। पत्र पत्रिकाओं का सार संक्षेप है। बीपीएससी बिहार कृषि सेवा परीक्षा के लिए यहाँ पे जो सप्लीमेंट है वो भी सब दिया हुआ है। और बगल में आपको भी लेफ्ट साइड में ये दिख रहा है कि जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये सारा कुछ हम सॉल्व करेंगे अपने इस सीरीज़ में। और ये जून मंथ का करंट अफेयर है। इसमें मोस्टली जो करंट अफेयर हैं वह अप्रैल के दिए हुए हैं, यानी कि 15 अप्रैल के बाद से जितनी भी जो करंट अफेयर है वह दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे राज्य समाचार है, राष्ट्रीय है, आर्थिकी है, अंतर्राष्ट्रीय है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। ये सारे टॉपिक यहाँ दिए हुए हैं। इसके पहले हमने मई का जो करंट अफेयर था, मई की जो पत्रिका थी उसको हमने सॉल्व किया है अपने चैनल पे। अगर अभी तक आपने वीडियोज नहीं देखे तो उसका प्लेलिस्ट बन गया है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज का जो ये हमारा जून का जो ये अंक है उसमें से हम सॉल्व करेंगे आज राज्य समाचार। राज्य समाचार में से भी हम उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर सबसे पहले दिया हुआ है राज्य समाचार में, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक लाइक और शेयर से हमको कुछ बेहतर करने की हमेशा प्रेरणा मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये करंट अफेयर। तो पहला जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर का वह है कि उत्तर प्रदेश में 6 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश में 6 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। तो देखते हैं, अप्रैल 2024 में राज्य के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त होने के साथ उत्तर प्रदेश ने भारत में सबसे अधिक जीआई टैग उत्पाद वाले राज्य के रूप में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जीआई टैग जो है वह है, सबसे ज़्यादा जीआई टैग प्राप्त कोई राज्य है तो वह उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें यह है कि इस प्रकार वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुल 75 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त है। कितने उत्पादों को? तो 75 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त है। वहीं 58 जीआई उत्पादों के साथ तमिलनाडु इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। और तमिलनाडु में जो संख्या है जीआई टैग्स की वह है 58। इन 6 नए उत्पादों में वाराणसी की तिरंगी बर्फी भी शामिल है, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक स्थानीय मिठाई निर्माता द्वारा बनाया गया था। उस वक्त जब अंग्रेजी हुकूमत ने देश में तिरंगा लेकर चलने पर रोक लगा रखी थी तो उन्होंने तिरंगे रंग की बर्फी बना दी थी। तो इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। तिरंगी बर्फी जो है किस जिले की है? उत्तर प्रदेश की। तो यह वाराणसी की है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है, जीआई टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित है। इसकी अवधि कितनी वर्ष होती है? तो यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। वस्तु का भौगोलिक संकेतक यानी कि पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में जीआई के पंजीकरण और संरक्षण को नियंत्रित करता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि DPIIT एक प्रभाग जो है या भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जीआई टैग जारी करने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा किस अधिनियम के तहत यह दिया जाता है? तो 1999 के तहत दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वह है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग का एक प्रभाग जो भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जीआई टैग जारी करने के लिए जिम्मेदार है। ये सब याद रखिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए उत्तर प्रदेश को प्राप्त 6 जीआई टैग। अब यहाँ पे उत्पाद दिया हुआ है और जिला के जिले से संबंधित है। तो तिरंगी बर्फी जो है वाराणसी से संबंधित है। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट जो है या वाराणसी से है। थारू कढ़ाई तो यह लखीमपुर खीरी से है। बेंत और बांस शिल्प बरेली से है। जरदोजी शिल्प जो है या बरेली से है। और हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल जो है या पिलखुआ हापुड़ से है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो करंट है वह है कि नईमा खातून AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है। कौन? तो नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है। हाल ही में नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति यानी कि वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है।
विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में कार्यरत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनके नाम को मंजूरी दिए जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर खातून की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की। प्रोफेसर खातून को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो के लिए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। 5 वर्ष के लिए एक कुलपति रहेंगी। हालांकि अगर 5 वर्ष से पहले ही उनकी आयु जो है वह 70 वर्ष पूरी हो जाती है तो वो उस पद से हट जाएंगी, लेकिन 5 वर्ष इनका कार्यकाल रहेगा। आगे है कि एएमयू की स्थापना जो हुई थी वह वर्ष 1877 में सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट जो करंट है वह क्या है, तो वह है यूपीपीसीएल द्वारा 11 राज्यों के 5500 एमयू यानी कि मिलियन यूनिट बिजली की खरीद। हाल ही में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने पावर बैंकों के माध्यम से 11 राज्यों से 5500 मिलियन यूनिट बिजली का व्यापार किया है। उच्च ऊर्जा मांग की अवधि अप्रैल-अक्टूबर के दौरान लगभग 4000 मिलियन यूनिट की आपूर्ति की जाएगी। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश की अधिक ऊर्जा मांग 31,000 मेगावाट से अधिक होने की संभावना है। 1 मेगावाट में कितने यूनिट होते हैं, तो एक मेगावाट में 1000 यूनिट होता है। वर्ष 2023 में राज्य में विद्युत की 28,284 मेगावाट की उच्च मांग रही, जबकि पावर कॉरपोरेशन ने मांग आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए 5 राज्यों से 3000 मिलियन यूनिट की ऊर्जा की व्यवस्था की। यूपी के पावर बैंकिंग द्वारा साझेदारों के मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की अधिकतम ऊर्जा मांग वर्ष 2024 में 31,000 मेगावाट और वर्ष 2028 तक 53,000 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि राज्य सरकार को उम्मीद है कि वह नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करेगी। राज्य ने 4 से 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है करंट का वह है वाराणसी में 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक, यानी कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की बैठक हुई है। कहाँ पे, वाराणसी में। ये कौन से क्रम की है, तो 7वें क्रम की है। 28 मार्च 2024 को वाराणसी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र में 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी शामिल हुए। इसको भी याद रखिएगा कौन कौन से देश शामिल हुए हैं, तो यहाँ पे भारत है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और नेपाल भारत के पड़ोसी देश हैं यहाँ पे। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के अंतरिम महानिदेशक अजय कोहली द्वारा की गई। बैठक में इस बात को रेखांकित किया गया कि ISARC दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चावल आधारित कृषि खाद्य प्रणाली को बदलने से संबंधित सभी अनुसंधानों के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान केंद्र के रूप में उभर रहा है। बैठक के दौरान वर्ष 2024 में कम मीथेन उत्सर्जन वाली चावल की किस्मों के विकास और प्रीमियम गुणवत्ता वाले पौष्टिक चावल की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ISARC सीधी बुआई वाले चावल और वैकल्पिक गीले तथा सुखाने जैसे सर्वोत्तम कृषि विज्ञान एवं प्रबंधन प्रथाओं के प्रसार पर कार्य कर रहा है। DSR IRRI के प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रमों में से एक है जो तेजी से रोपण और परिपक्वता प्रदान करता है, जल तथा श्रम जैसे दुर्लभ संसाधनों का संरक्षण करता है। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के बारे में दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण संस्थान है एक। तो वाराणसी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान है। गैर लाभकारी है ये, इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो हुई थी 1960 में फिलीपींस सरकार के समर्थन से फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, तो फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा 1960 में फिलीपींस सरकार के समर्थन से की गई थी। नेक्स्ट जो करंट का टॉपिक है वह क्या है, तो यह है कि AFMS यानी कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा एवं IIT कानपुर के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तो 18 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
कानपुर के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत AFMS यानी कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और IIT कानपुर दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की दिशा में नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास के लिए सहयोग करेंगे। इस MOU के दायरे में फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, संयुक्त शैक्षणिक गतिविधियां और प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास की भी योजना बनाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, यह समझौता सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज में स्थापित कंप्यूटेशनल मेडिसिन के लिए सशस्त्र बल केंद्र में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायग्नोस्टिक मॉडल विकसित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता भी प्रदान करेगा। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा रक्षा मंत्रालय के तहत एक अंतर सेवा संगठन है। इसका गठन वर्ष 1948 में किया गया था। तो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा जो है यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक अंतर सेवा संगठन है, जिसकी जो स्थापना थी या गठन जो किया गया था यह 1948 में किया गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है करंट का वह है कि अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना। 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी के अवसर पर सूर्य तिलक परियोजना के अंतर्गत अयोध्या के नवनिर्मित श्री राम मंदिर में 3 मिनट लंबा, कितने मिनट लंबा, तो यह 3 मिनट लंबा सूर्य तिलक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें श्री राम लला के मस्तक पर सूर्य की रोशनी की किरणें डाली गईं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, कौन, तो यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। IIA की टीम ने सूर्य की स्थिति प्रकाशीय प्रणाली के डिजाइन व अनुकूलन की गणना की और साइट पर सूर्य किरण के एकीकरण और संरेखण का प्रदर्शन किया। IIA विशेषज्ञों ने मौजूदा संरचना के अनुरूप डिजाइन को संशोधित किया और छवि अनुकूलन किया। 4 दर्पणों और 2 लेंसों वाला यह डिजाइन सूर्य तिलक के लिए निष्पादित किया गया था। सूर्य तिलक प्रोजेक्ट का मूल इसकी ऑप्टो मैकेनिकल प्रणाली है, जो सटीक सूर्य के प्रकाश के लिए ऑप्टिकल के साथ साथ मैकेनिकल कंपोनेंट्स को सहजता से एकीकृत करती है। नेक्स्ट जो करंट का टॉपिक है वह है कि DMSRDE यानी कि संरक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान DMSRD कानपुर द्वारा सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किया गया। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के कानपुर स्थित रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान DMSRDE ने देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट सफलतापूर्वक विकसित किया। कैसा, तो देश का सबसे हल्का है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यह जैकेट BIS 17051 के स्तर 6 यानी कि लेवल 6 ऑफ BSI 17051 के गोला बारूद से सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। यह जैकेट नए डिजाइन दृष्टिकोण पर आधारित है, जहां पर नवीन प्रक्रियाओं के साथ ही नई तरह की सामग्री का प्रयोग किया गया है। इस जैकेट का फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल यानी कि HAP इन कंजक्शन विद एवं स्टैंड अलोन डिजाइन गोलियों को निष्क्रिय कर देता है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट का चंडीगढ़ की टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला TBRL में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। रक्षा सामग्री भंडार एवं अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित DRDO की एक प्रयोगशाला है, जो कार्यात्मक गैर धातु सामग्री यानी कि फंक्शनल नॉन मेटेलिक मटेरियल्स के क्षेत्र में काम करता है। कार्यात्मक गैर सामग्री में पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, इलास्टोमर्स, कार्बोनेसियस, नैनो स्ट्रक्चर्ड सामग्री, स्टील सामग्री, सेरेमिक मैट्रिक्स कंपोजिट, छद्म आवरण वस्त्र आदि शामिल हैं। यहाँ पे कुछ और जो है इम्पॉर्टेंट उत्तर प्रदेश से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2027-28 तक मक्के का उत्पादन 3.2 मिलियन, कितना, तो 3.2 मिलियन टन से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य रख रही है। और वर्तमान में विभिन्न फसल यानी कि फसल मौसम जैसे रबी, खरीफ, जायद में राज्य का मक्का उत्पादन जो है यह
8,30,000 हेक्टेयर में 8,30,000 हेक्टेयर में 2.12 मिलियन टन होने का अनुमान है। तो मक्का जो है यह सभी मौसम में हो सकता है। तो यह तभी यहाँ पे दिया हुआ है कि विभिन्न फसल मौसम यानी कि रबी, खरीफ और जायद में राज्य का जो मक्का उत्पादन वह है 8,30,000 हेक्टेयर में 2.12 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमान है अभी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ने अपने पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया जो कि चित्रकूट में तुलसी सबरी झरने पर स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, सबरी झरना कहाँ है, तो यह चित्रकूट में है तुलसी, और यहाँ पे पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया गया उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट है, प्रयागराज के 23 वर्षीय जिमनास्ट मोहम्मद अनस ने मई 2024 में उज्बेकिस्तान में होने वाली, एक मिनट बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, तो प्रयागराज में 23 वर्षीय जिमनास्ट मोहम्मद अनस ने मई 2024 में उज्बेकिस्तान में होने वाले एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। एशियन चैंपियनशिप एक ओलंपिक गेम्स क्वालिफायर राउंड है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है कि 8 अप्रैल 2024 को विज्ञान के सबसे पुराने रूसी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ऑफ द सदर्न सीज के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय ने एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट है कि हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के छात्रों ने नेत्रहीनों को उनके दैनिक जीवन में मदद करने के लिए एक AI आधारित स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंस विकसित किया है। कहाँ के छात्रों ने, तो हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नेत्रहीनों के लिए ये जो है स्मार्ट ट्रैवलिंग असिस्टेंट विकसित किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है यह है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के इनोवेशन सेल द्वारा CST यूपी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट अनुदान योजना 2023-24 के तहत 27 अप्रैल 2024 को इंदिरा गांधी तारामंडल विज्ञान भवन लखनऊ में एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है, 18 अप्रैल 2024 को विशाल भारत संस्थान ने रामपथ के सहयोग से रामनवमी के अवसर पर श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन शुरू किया गया है। किसके द्वारा, तो विशाल भारत संस्थान ने रामपंथ के सहयोग से। आंदोलन की शुरुआत वाराणसी के लमही गांव में आयोजित महादीक्षा संस्कार में हुई। तो इस जो श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन, इसका जो आयोजन हुआ वह महादीक्षा संस्कार से हुआ। कहाँ पे, तो लमही गांव में। तो ये रहे उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर जो कि अभी न्यूज में थे, तो इनको हमने पढ़ लिया। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।